नगर पालिका शिक्षण विभाग, श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा, मराठी शाळा एल विभाग. शाळा बंद पण शिक्षण चालू या उपक्रमाअंतर्गत आपण काम करत आहोत. मी रजनी अशोक कदम, तुमची व्हर्च्युअल शिक्षिका या व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये तुमचे स्वागत करीत आहे. आज आपण पाहणार आहोत हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वी पाठ पूर्ण विश्राम. पाठाचं नाव आहे पूर्ण विश्राम. लेखक आहेत सत्यकाम विद्यालंकार जी. लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार जी. इनका परिचय है, जन्म लाहौर में हुआ था. आपकी किताब में लिखा है अविभाजित भारत. जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था उन दिनों की बात है. इस कारण अविभाजित भारत कहा है. लेखक जी सफल संपादक रह चुके हैं, लेखक रह चुके हैं और कवि है. उनके लेखन की विशेषता यह है कि उनका लेखन सरल एवं सुबोध है, सबको समझ आने वाली रचना है. उनका लेखन व्यावहारिक है. उन्होंने व्यक्तिमत्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है. मतलब कि उन्होंने महात्मा गांधी जी, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, इनके चरित्र लेखन किया है. व्यक्तित्व पर भर दिया है, व्यक्तित्व पर बल दिया है. उनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसिक शक्ति के चमत्कार. इन पर मनोबल बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय उन्होंने बताए हैं इस किताब में. अगली किताब है लेख संग्रह है. अगली किताब क्या है? लेख संग्रह. और उस पर सफल जीवन के बारे में लेखन उन्होंने किया है. उसी तरह हमने देखा था उन्होंने चरित्र लेखन पर बल दिया है. उन्होंने महात्मा गांधी जी का जीवन चरित्र लिखा है. इसी तरह उनके किताबों में वीर सावरकर जी, वीर शिवाजी, सरदार पटेल जी, इनके बारे में उन्होंने लेखन किया है. आज हम जो पाठ देखने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्ण विश्राम. पाठ द्वारा लेखक हास्य व्यंग के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, घरेलू जीवन के उलझनों के कारण हम विश्राम के पलों का आनंद नहीं उठा पाते. विश्राम करना यानी आराम करना. हम अपने घरेलू जीवन में सुबह उठना है, काम पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इन चीज़ों में हम छोटी छोटी चीज़ों का लुत्फ़ उठाना भूल जाते हैं. जैसे कि अभी चाय पीनी है तो चाय पी लो, ध्यान से पी लो, उसका लुत्फ़ उठा कर पी लो, ना कि चाय पीना एक काम हो. इसी चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत मार्मिक ढंग से इस पाठ में कहा है. उन्होंने हंसते हंसते जीवन का सत्य समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें विश्राम करना चाहिए. इससे क्या होगा? पूर्ण विश्राम, इसका मतलब क्या है, यह पाठ में समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है. मैं सबसे पहले पाठ पढ़ती हूँ, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे. डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी. फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए. विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए. तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई. इस परिच्छेद में लेखक जी कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं. तो डॉक्टर बीपी चेक करते हैं. इसका वर्णन यहाँ है. काला कपड़ा लपेटा, रबर की थैली में हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी. यह बीपी मशीन के बारे में उन्होंने बात की है. तो वो निरोगी है, कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, आपको सिर्फ विश्राम करना है, आपको सिर्फ आराम करना है. यही उनका निदान था.
मतलब उन्होंने यह उससे परिणाम निकाला। यह सुनते ही उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर दो। 2 दिन बाद पूर्ण विश्राम करेंगे। 1 दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। 1 दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर अलार्म लग चुका है तो यह बात थी कि वो उससे पहले ही उठ चुकी थी, मतलब उनको ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया गया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। डॉक्टर मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अभी यहाँ देखिए, मैंने लाल अक्षरों में कुछ लिखा है। चटकनियाँ मतलब कड़ी, कुंडी। कसी गई मतलब टाइट की गई। तो इसमें इस परिच्छेद में हमें लेखक कहते हैं कि उन्होंने 2 बजे उठकर एक लंबी लिस्ट तैयार की। सूची मतलब यादी, मतलब लिस्ट, और वह लेखक जी के हाथ में पकड़ा दी। वह खुद गैरेज में गई। मोटर में से हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें भी उन्होंने सब लिखी थी। पायधुनी यह मुंबई की एक जगह है, वहाँ से उन्होंने मिस्त्री लाया। मिस्त्री मतलब जो लकड़ी के काम की दुरुस्ती करते हैं, उन्हें मिस्त्री कहा जाता है। हम मराठी में उसे सुतार जी कहते हैं। तो यह लाया गया। 4 खिड़कियों की दुरुस्ती करनी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 की ही हुई। इसलिए मन में ये बात रह गई कि 2 ही हुई है, 2 की नहीं हुई। फिर मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक जिस धड़कन का इलाज ढूंढने के लिए वो ये सब कर रहे थे, वो और भी दुगनी हो गई, मतलब दिल की धड़कन बढ़ गई, मतलब थकान ज़्यादा महसूस हुई। अभी हमने यहाँ चित्र दिखाया है चटकनी का, मतलब कुंडी, मतलब कड़ी, और कसी गई मतलब टाइट करना। दिल की धड़कन दुगनी होना मतलब बहुत तेजी से दिल का धड़कना, बहुत थकावट महसूस करना। जब कोई काम ठीक से नहीं हो पाता तो हमारे दिल की धड़कन दुगनी हो जाती है। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्चित हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की हो। अभी देखिए, श्रीमती जी ने आश्वासन दे दिया कि नहीं, अभी आप विश्राम जुहू में जाएंगे तो हम विश्राम करेंगे, आराम करेंगे तो थकावट थोड़ी दूर हो जाएगी। घुंडी घुमाना मतलब अलार्म की
चाबी घुमाकर उन्होंने अलार्म लगा दिया। मुआयना करना मतलब निरीक्षण करना। तसल्ली कर लेना मतलब पक्का कर लेना कि सब कुछ ठीक से हो गया है। रोशनी न होते रोशनी कब होती है? सूरज आसमान में आ जाता है तब। सूरज उगता है तब। रोशनी होते न होते का मतलब है सुबह सुबह। चरम सीमा पर पहुंचना मतलब मर्यादा तक पहुंच जाना, सीमा तक पहुंच जाना। धोखनी करना मतलब हवा भरना। स्थगित करना मतलब त्याग देना, रहित कर देना। और नेपोलियन ने युद्ध पर जाने से पहले भी इतनी तैयारी नहीं की होगी, ऐसा इसका अर्थ है। देखिए फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। घुंडी मतलब चाबी। तसल्ली करना मतलब सब ठीक से रखा है या नहीं यह देखकर पक्का करना। रोशनी होते न होते सुबह सुबह। धोखनी करना, हवा भरना। शोर मचाना, आवाज़ करना। दत्चित होकर, एकचित होकर। चरम सीमा पर पहुंचना, आखिरी छोर तक पहुंचना। चरम सीमा पर पहुंचना, मर्यादा तक पहुंचना। ऐसी महत् योजनाओं के संपन्न करने से हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना में काम करने पर विश्वास रखते हैं। महत् मतलब बहुत बड़ी बड़ी योजना, संपन्न मतलब पूरा करने के लिए पति पत्नी का विचार था कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। मतलब हम दोनों भी एक दूसरे को मदद करते हैं। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। लेखक जी कहते हैं कि यह मंत्र हम दोनों का ही था, मूल मंत्र। तो हम दोनों भी एक दूसरे को मदद करने में विश्वास रखते हैं। श्रीमती जी ने मुझे मेरे काम की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। अभी इनका यहाँ सहयोग कैसे था? तो श्रीमती जी एक एक काम पूरा करने की याद दिलाती थी, तो वो भी उनको उनके कामों की याद दिलाने लगे। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ अचार, मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, वह तो मैं रख लूँगी ही, लेकिन तुम समाचार पत्र रखना भूल न जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम गुलबंद न भूल जाना, जो पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद यह एक कोट है जो वो कश्मीर से लाए थे। सर्द मतलब बहुत ठंडी हवा चलती है। तो गुलबंद तो मैं रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। धरा रह जाना मतलब स्थगित हो जाना, वो चीज़ नहीं होना। बेदिंग सूट मतलब हम जब नहाने जाते हैं समुद्र पर, तब वहाँ जो कपड़े पहनते हैं वह सूट। रबर की कैप, बाल गीले न हो इसके लिए यह कैप पहनते हैं। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर, लिफाफे रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी भूल न जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। और वो चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही नहीं रही तो जवाब किसके देंगे? यहाँ उन्होंने हास्य निर्माण करने का प्रयत्न किया है। और सुनो, बिजली के बिल, बीमा नोटिस आ पड़े हैं, उनका भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। भुगतान करना मतलब पैसे चुकाना, यानी कि वो बिल चुकाना। उस दिन धूप का चश्मा भूल गए तो सर दर्द चढ़ गया था, इसीलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखो,
धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए। छाले मतलब पैर में फोड़े आना। बहुत करारी धूप पड़ती है। अभी देखिए, पहले सुबह जुहू पर बहुत सर्द हवा रहती है और दोपहर को बहुत धूप भी पड़ती है। श्रीमती जी तो कहती जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। क्या ढूंढ रही थी? नेल कटर। कैंची, ब्रश सब तो मिल गया, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसीलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। समालोचना मतलब किसी किताब पर अपना निरीक्षण, अपना मत लिखना और प्रदर्शित करना, इसे समालोचना कहते हैं। मैं फिर से एक दोहराती हूँ। समालोचना मतलब किसी लेख पर अपना मत प्रदर्शित करना और लिखना या देना, इसे कहते हैं समालोचना। फुर्सत का समय मतलब खाली समय। आखिर उन्होंने 3 किताबें थैले में झोंक ली। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली मतलब डाल दी। कई दिनों से कविता करने की धुन भी सवार थी। मतलब अभी नया नया क्या था? कविता करना। तो उनकी कविता करने की जिद भी सवार थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा कर किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। अभी देखिए, धुन सवार होना मतलब किसी काम का लगन से काम करना। तो इन दिनों वो कौन से काम लगन से कर रहे थे? कविता करने के। कतरने मतलब हम किसी चीज़ हमें अगर बहुत महत्वपूर्ण लगती है तो वह हम काट कर रख देते हैं। बिखरी पड़ना मतलब अस्त व्यस्त पड़ना। काव्य प्रेरणा मतलब काव्य की स्फूर्ति। काव्य प्रेरणा मतलब काव्य की स्फूर्ति। और इसके लिए जुहू से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? आखिर कहीं अटैची, कई थैले, कहीं झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। अटैची मतलब जिसमें हम कपड़े रखते हैं। थैले मतलब हाथ में जिस सामान पकड़ने वाला थैला। और झोला हम कंधे पर लटकाते हैं। वह भी थैला ही होता है, लेकिन हम कंधे पर लटकाते हैं। 5-7 मिनट तक वह स्वप्नलोक में विचरते रहे। स्वप्नलोक में हम कब रहते हैं? जब हम गहरी नींद में होते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही वो होटल पे पहुँचे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बहुत सुबह से थके हुए थे। अच्छी तरह से उन्होंने 5 मिनट उसका आस्वाद लिया। फिर वह समुद्र में नहाने चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ ने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की तुमने अंदर से बंद कर दी थी या नहीं? मैंने कहूँ उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई, खुली रह गई तो क्या करोगे? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और खिड़कियां खुली रह गई तो घर का क्या होगा? यही सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। अभी लाल अक्षर में यहाँ लिखे हैं मैंने, स्फूर्ति आ जाना मतलब सूझना, नहीं करने की सूझना। बरामदा यानी कि जहाँ हम आंगन के पीछे वाला भाग
और हॉल के आगे वाला भाग, उसको हम बरामदा कहेंगे। चेहरे का रंग पीला पड़ जाना मतलब जब हम बहुत घबरा जाते हैं तो हमारे चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ना मतलब रोना आना। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही लगवाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई, और उसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरा दिल की धड़कन बढ़ गई और अब श्रीमती जी की दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहा था कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग के साथ ही यह में विश्वास पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। 10 गुना बढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तेज़ रफ्तार से मतलब बहुत तेज़ गति से। दूनी रफ्तार मतलब दुगनी रफ्तार से। रफ्तार यानी गति से। बदस्तूर लगी थी मतलब तरीके से लगी थी, ठीक जगह लगी थी। नतीजा मतलब परिणाम। नतीजा मतलब परिणाम। पूर्ण विश्राम यानी पूर्ण आराम, और पूर्ण के साथ जो लगता है वो बहुत भयानक होता है, ऐसा उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। अभी देखिए, इस पाठ में जो भी शब्द हमने अभी विश्लेषण किया था उसको एक बार दोहरा देंगे। धौकनी करना मतलब हवा भरना। मैंने साइकिल में धौकनी करके साइकिल ठीक से रखी। हर पेट्रोल पंप के बाजू में धौकनी करने की दुकान होती है। दूसरा शब्द है झल्लाना, मतलब बहुत बिगड़ जाना, झुंझलाना। मेरा गृहपाठ नहीं हुआ था, इसीलिए अध्यापिका का झुंझलाना सही था। मैं जब कामचोर बनता हूँ तो माँ झल्ला उठती है। मेरी चीज़ें समय पर नहीं मिलती तो मैं झल्ला उठता हूँ। आँखों से ओझल होना, गायब हो जाना। आँखों से ओझल होने तक हम हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। वह आदमी देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया। हाथ बटाना, सहायता करना, मदद करना। माँ, मुझे हाथ बटाना अच्छा लगता है। मुझे माँ का हाथ बटाना अच्छा लगता है। मेरी बहन हमेशा मेरा हाथ बटाती है। मेरी बहन हमेशा मेरा हाथ बटाती है। चेहरे का रंग पीला पड़ना, घबरा जाना। चेहरे का रंग पीला पड़ना मतलब घबरा जाना। मैंने झूठ बोला था, इसीलिए मेरे चेहरे का रंग पीला पड़ा। मेरे चेहरे का रंग पीला पड़ते ही माँ सब समझ गई। मेरे चेहरे का रंग पीला पड़ते ही माँ सब समझ गई। मतलब मेरे चेहरे का बदलता हुआ रंग देखकर माँ को समझ आया कि मैंने कुछ किया है। धुन सवार होना मतलब लगन होना, मन से काम करना। अच्छे बच्चों में काम करने की धुन सवार होती है। अच्छे बच्चों में काम करने की धुन सवार होती है, मतलब अच्छे बच्चों में काम करने की लगन होती है। मुझे हमेशा काम करना धुन सवार रहती है। मुझे हमेशा काम के प्रति धुन सवार होती है। इस तरह से आज हमने पूर्ण विश्राम इस पाठ को समझने की, समझाने की कोशिश की है। बच्चों, आपको पाठ कैसे लगा? ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।